आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 3 है। पेपर 3 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 8 है। इससे पहले हम लोग भाग 7 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब ये समझने वाली बात है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो चलिए और लगभग 2-3 भागों में इस चैप्टर को निपटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस चैप्टर ख़त्म होते ही लगभग 1 या 2 चैप्टर और होगा, उसके बाद ये पेपर 3 पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे मुगल काल के बारे में। अकबर जो था वो दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था। अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था और बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर को जो पिता हुमायूं थे उनके द्वारा बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया था। लेकिन अब अकबर बड़ा हो चुका था। कुछ कुछ निर्णय उसको अपने भी थे। जैसे बच्चे जब छोटे रहते तो वो माता पिता की बात बहुत अच्छी तरीक़े से मानते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि माता पिता जो बात कह रहे हैं वो अच्छी बात, मतलब वो उनमें से बहुत सारी बातें उनको लगती है कि नहीं, ये हमारे अनुसार ये फैसला होना चाहिए, ये माता पिता के अनुसार नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही बैरम खां के साथ हुआ। और एक बात क्या था, जो अकबर की जो माँ थी, अकबर की माँ जो हमीदा बानो थी, और अकबर की एक और धाई माँ समझते हैं क्या होता है? धाई माँ क्या होता है? राजा के घर में पहले क्या होता था, राजा के घर में एक जो महारानी होती थी वो अपने बच्चे को न पालकर कौन पालता था, उनका सब देख रेख कौन करता था? उनके घर में जो दासी होती थी या जो नौकरानी होती थी वही उस बच्चे का सारा देख रेख करती थी। देखिए, माँ भी उसके साथ रहती थी। मान लीजिए महारानी हो गई, उनका बच्चा हो गया, तो माँ भी वो यानी कि महारानी भी उस बच्चे के साथ रहेगी, लेकिन सारा देख रेख का जिम्मेवारी है वो सब किसको दे दिया जाता था? उस नौकरानी को दे दिया जाता था। और सबसे अधिक समय बच्चा उस नौकरानी के साथ बिताता था। तो बातें किसकी समझेगा, किसको ज़्यादा एकदम सम्मान देगा? उस नौकरानी को भी सम्मान देगा और अपने माँ को भी सम्मान देगा। लेकिन नौकरानी की भी तो बात मानेगा ना, क्योंकि उसको बचपन से ही वो अपनी सेवा करते हुए किसको देखा? उस नौकरानी को देखा। तो वही अकबर की जो धाई माँ थी, यानी अकबर की जो जो नौकरानी थी, जो अकबर को पालने पोसने में मदद की थी, उसका नाम था महामानका। अकबर बहुत ज़्यादा इज्जत करता था अपनी धाई माँ यानी कि महामानका की, बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। अब हुआ ये ना कि बैरम खां की सारी बातें अकबर मानता था, क्योंकि अकबर को पता था कि बैरम खां के कारण ही हम आज दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन ये बात महामानका को बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। महामानका चाहती थी कि अकबर हमारी बात माने, बैरम खां की बात बिल्कुल नहीं माने। किसकी बात माने? हमारी बात माने। अब महामानका ने क्या किया, अकबर और बैरम खां के बीच, ये बैरम खां हुआ और अकबर के बीच फूट डालने का काम शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? ये महामानघा ने। ध्यान रखिएगा, महामानघा ने अकबर और बैरम खां के बीच फूट डालने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसा स्थिति हुआ इन दोनों के बीच में कि अब अकबर बैरम खां की बातें नहीं सुन रहा है, ना बैरम खां की बात मान रहा है, और दोनों के बीच इतना खतरनाक मतभेद बढ़ गया कि 1500 यहाँ 56 से 1560 तक तो इसका बैरम खां का संरक्षण काल चला। लेकिन 1560 में ऐसा स्थिति हो गया कि तिलवाड़ा का युद्ध हो गया बैरम खां और अकबर के बीच में। और युद्ध होते ही अब तो इसका बैरम खां का संरक्षण काल समाप्त हो गया, ये दोनों के बीच युद्ध हो गया। तो अब बताइए युद्ध कौन जीता होगा? सैनिक किसके तरफ से लड़े होंगे? बैरम खां के तरफ से कि अकबर के तरफ से? बिल्कुल अकबर के तरफ से, क्योंकि अकबर ही राजा था तो सब अकबर के तरफ से, सैनिक सेनापति सब अकबर के तरफ से रहेंगे। और यहाँ पर बैरम खां हार गया। बैरम खां को हारने के बाद अकबर ने कहा कि ठीक है, चलिए आप हार गए हैं, आप हमारे संरक्षक थे, आपको हम 5 गाँव देते हैं, जाइए शासन कीजिए। बैरम खां कह रहा है कि तुमको हम दिल्ली जीत कर दिए और तुम हमको 5 गाँव दे रहे हो, ये बिल्कुल हमको नहीं चाहिए, 5 गाँव हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये क्या हुआ, बैरम खां ने कहा कि यहाँ से अब बैरम खां हज यात्रा पर निकल गया। 1561 में ये क्या हुआ, हज यात्रा पर। और पहले लोग, उस समय की बात कर रहे हैं, हज यात्रा पर लोग गुजरात होते हुए जाते थे। ध्यान रखिएगा, गुजरात होते हुए जाते थे। तो ये महामानका को पता था अगर ये बैरम खां जिंदा रहा, अगर दोबारा फिर आ गया तो फिर दोबारा इसका जो दिमाग है वो परिवर्तित कर देगा। किसका? अकबर का। इसीलिए महामानका चाहते थे कि इसका काम है क्या किया जाए, निपटा दिया जाए।
काम निपटा दिया जाए। तो जैसे ये गुजरात की तरफ से महामानगा को भी पता था कि ये जो बैरम खां वो गुजरात होते हुए हज यात्रा पर जा रहा है, और ये ऐसा तो होगा नहीं कि 10-15 हज़ार सैनिकों के साथ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो गुजरात के जो इसके दुश्मन थे, क्योंकि इसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे, और ये दुश्मन किसके कारण बने थे? ये अपने कारण नहीं, ये अकबर के कारण ना, अकबर और हुमायूं के कारण, क्योंकि अकबर और हुमायूं सेना के साथ रहकर ये लड़ता था। तो उसके दुश्मन को ये सूचना दे दिया गया, किसके द्वारा सूचना दे दिया गया? महामानगा के द्वारा, कि देखिए गुजरात के जो इसके दुश्मन थे कि देखिए ये आप ही की तरफ से बैरम खां जा रहा है, इसको निपटा दीजिए। और नहीं निपटाएंगे तो अकबर का जब शासनकाल बढ़ेगा और जब दोबारा ये हज यात्रा करके आएगा तो ये इस बार गुजरात पर हमला करने वाला है, आप इसको अभी निपटा दीजिए, नहीं तो गुजरात पर हमला करेगा तब बच नहीं पाएंगे। और गुजरात में ही इसका काम क्या कर दिया गया। और महामानगा अपने तरफ से भी कुछ लोगों को भेजी थी, ध्यान रखिएगा, महामानगा अपने तरफ से भी कुछ लोगों को भेजी थी। ये इसके तरफ के लोग और गुजरात के, ये दोनों मिलकर और किसको? बैरम खां का काम खत्म कर दिया। गुजरात के पाटन जगह पर, पाटन, ध्यान रखिएगा, पाटन जगह पर इनका काम खत्म कर दिए। और यहाँ से बैरम खां का जो बैरम खां का जो संरक्षण काल था खत्म हो गया। और अब किसका बात चलेगा बताइए? दरबार में अब किसका बात चलेगा? अकबर किसका बात मानेगा? अब बात मानने लगा महामानगा का। और इसी शासनकाल को पर्दा शासनकाल कहते हैं या पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं। ये चला 1560 से 1562 तक चला। 1562 के बाद देखिए कुछ और होने लगेगा। 1560 से 1562, क्योंकि 60 में ही तो युद्ध हो गया और काम खत्म हो गया। अब इसने बहुत सारे सैन्य अभियान किया। कौन? अकबर द्वारा सैन्य अभियान किया गया। लेकिन अकबर को ये बात अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि महामानगा के बात मानने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और हो रहा था इसको, अकबर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। क्योंकि महामानगा को ये बात पता नहीं ना था कि बाहर क्या चल रहा है, युद्ध कैसे लड़ना है, किससे युद्ध लड़ना है, किससे क्या करना है, क्योंकि महामानगा को ये कुछ नहीं पता था। जब ये महामानगा को कुछ नहीं पता था और महामानगा द्वारा बहुत सारे सलाह दिए जाते थे फालतू में, किसको? अकबर को। और जब अकबर मानता था तो उल्टा अकबर को नुकसान हो जाता था। तो अब अकबर को पता चल गया कि महामानगा की बात नहीं, लेकिन मानेंगे क्यों नहीं, मानना तो पड़ेगा। तो जो सैन्य अभियान चालू किया, आमेर 1562 में आमेर पर इसने आक्रमण किया। लेकिन आमेर के राजा जो भारमल थे, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा अकबर की ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर ली गई। चलिए हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो अकबर ने क्या किया, इनसे जो रिश्तेदारी बनाया। अब रिश्तेदारी कैसे बनाया? इनकी पुत्री थी जिनका नाम था जोधाबाई। जोधा अकबर आपने सीरियल भी देखा होगा। जोधाबाई इनकी पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। इनसे विवाह किसका हो गया? अकबर का विवाह हो गया। ध्यान रखिएगा, जोधाबाई से विवाह अकबर का विवाह हो गया। जोधाबाई से अकबर का विवाह हो गया। और अकबर ने भारमल के एक पुत्र था भगवान दास, इनको उच्च मनसबदारी पर अपने दरबार में रख लिया। अब मनसबदारी क्या होता है? सबसे बड़ी बात, अकबर के जब भी शासनकाल पढ़ेंगे आपको, आपको पढ़ना पड़ेगा मनसबदारी। मनसबदारी क्या होता है? देखिए, मनसबदारी वो होता है, मनसब जो शब्द है, ये शब्द जो है एक पद के लिए प्रयोग किया जाता है। कि एक भगवान दास को, जब भगवान दास को उच्च मनसबदारी पर रखा गया, यानी कि भगवान दास को उच्च पद पर रखा गया और उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी। क्या की जाएगी? अच्छे पद दिया जाएगा और अच्छी सैलरी पर रखा गया। इसी को मनसबदारी बोलते हैं। ये अकबर ने अपने दरबार में अच्छे सैलरी पर किसको रख लिया? भगवान दास को, और अच्छा पद दे दिया। ध्यान रखिएगा। अब अकबर से विवाह हो गया किसका? जोधाबाई का। और शादी होने के बाद क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, शादी होने के बाद अकबर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जोधाबाई क्योंकि ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी जोधाबाई, और बहुत समझदार थी। आपको पता है ना, महिला जो होती हैं घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो नर्क बना सकते हैं। जब परिवार चलता है ना, तो महिला और पुरुष का सहयोग से चलता है। ऐसा नहीं कि पुरुष सिर्फ समझदार हो और महिला एकदम घर को बर्बाद करने में लगे तो पक्का बर्बाद कर देगी। अगर महिला घर की समझदार हो और पुरुष चाहे घर को बर्बाद करने के लिए, तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और दोनों में जब हल्का हल्का समझदारी है, दोनों में एक होता है बहुत ज़्यादा समझदार है, यानी महिला बहुत समझदार है और पुरुष थोड़ा कम समझदार है, और दोनों के जब कॉम्बिनेशन मैच होता है, दोनों की बातें मैच होती है, तो घर बहुत बढ़िया बन जाता है। या पुरुष समझदार है, महिला थोड़ी कम समझदार है, दोनों एक दूसरे की बात सुनकर जब चलते हैं तो घर भी, तब भी घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बनेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चाहे कि घर को बर्बाद कर दे, तो बिल्कुल घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जोधाबाई जो थी वो समझदार थी,
और अकबर जो था वो जोधाबाई की बात मानता था। अब जोधाबाई कितनी भी समझदार हो, अकबर उनका बातें नहीं माने तो क्या अकबर उतना अच्छा बन पाता? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि बात मानेगा तभी तो बनेगा। और बात मान रहे हैं मतलब समझदार है, ठीक सीधी सी बात है। अगर आप किसी अच्छे इंसान की बात मान रहे हैं तो समझिए कि आप भी समझदार है, तभी तो इंसान की बात मान रहा है ना। नहीं समझदार होते तो बिल्कुल नहीं मानते। ठीक वैसे ही ये बात मानने लगा। लेकिन हाँ, इसने अपना सैन्य जो अभियान था वो सैन्य अभियान जारी रखा। कहाँ पर? मेवाड़। अगला इसका आक्रमण कहाँ हुआ? मेवाड़। और मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करता था और जीत नहीं पाता था। ये कौन? मेवाड़ को ये जीत नहीं पाता था, क्योंकि मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा प्रताप थे। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप। ये कई तरह का युद्ध जानते थे, गोरिल्ला युद्ध जानते थे, कई तरह का युद्ध जानते थे। और इनकी सेना भी ठीक ठाक थी। ठीक ठाक मतलब बहुत अधिक सेना नहीं थी, लेकिन मजबूत सेना थी और बहुत ताकतवर थे। ध्यान रखिएगा, इनके पास दो धारी तलवार थी। तलवार ऐसा था कि दोनों तरफ धार था। और एक बात, बहुत भारी तलवार थी। और इनके पास एक घोड़ा था जिनका नाम था चेतक। ध्यान रखिए, घोड़ा का नाम था चेतक नाम था, और वो भी बहुत समझदार घोड़ा था। तो ये महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ था उसको जीतना कौन चाहता था? अकबर। अकबर ने महाराणा प्रताप को यहाँ तक ऑफर दे दिया था कि आधा भारत हम आपको दे देते हैं, आधा भारत दे देते हैं, सिर्फ हमको मेवाड़ दे दीजिए। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि को हम तुमको कभी नहीं दे सकते हैं। अपनी, उनके मातृभूमि था ना, मातृभूमि हम नहीं दे सकते हैं। नहीं तो आधा कह रहा था अकबर कि आधा भारत ले लीजिए, आधा भारत का आपको शासक बनाते हैं, हमको सिर्फ मेवाड़ दे दीजिए। क्योंकि मेवाड़ ही ऐसा रहता था जो मेवाड़ होते हुए, गुजरात होते हुए दिल्ली से सीधा समुद्र, दिल्ली से सीधा स्थल मार्ग द्वारा समुद्र में, समुद्र से व्यापार करने के बढ़िया रास्ता था मेवाड़। लेकिन मेवाड़ प्रशासन किसका था? महाराणा प्रताप का। फाइनली महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कई शासकों को भेजा था। कई उसके दरबार में कई मंत्री थे, उनको भेजा था, सेनापति को भेजा था कि देखिए समझाइए, उनको समझाइए। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। अकबर बहुत डरता था महाराणा प्रताप से। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकबर छोटा था, लंबाई में छोटा था, महाराणा प्रताप बहुत लंबे चौड़े थे। और एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि महाराणा प्रताप के बारे में पंक्ति है कि था चेतक तेरा घोड़ा, तू सवारी जिस पर करता था खास बात क्या तुझ में, अकबर भी तुझसे डरता था। अकबर भी किससे डरता था? महाराणा प्रताप से। ध्यान रखिएगा, इनके पास एक खास घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। तो 1576 में फाइनली युद्ध हो गया। किसके किसके बीच में? अकबर की सेना के और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, हल्दी घाटी में। ध्यान रखिएगा, यह अकबर की सेना की तरफ से कौन कौन था? असफ खां था, मान सिंह था। ध्यान रखिएगा, असफ खां और मान सिंह। महाराणा प्रताप हकीम खां सूरजोता सेनापति, ठीक ठाक सेनापति था। और महाराणा प्रताप तो थे ही। इधर अकबर नहीं था, ध्यान रखिएगा, इधर अकबर की सेना में अकबर नहीं था, इधर महाराणा प्रताप थे। और इधर अकबर के जो सेनापति थे, योग्य, बहुत बढ़िया बढ़िया सेनापति ये थे। इसमें कई बार सिचुएशन ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप अब एकदम जीतने वाले थे, लेकिन दिक्कत ये हो जाता था कि बहुत खतरनाक खतरनाक जो सेनापति थे अकबर के सेना में भी थे। और अकबर का सेना की जो संख्या थी महाराणा प्रताप की सेना से भी बड़ी थी। अब हुआ ये, महाराणा प्रताप के सामने एक अकबर का सेनापति है बहलोल, जो बहलोल खां आया, एक सेनापति। किसका? अकबर का सेनापति। महाराणा प्रताप का इतना खतरनाक तलवार था कि बहलोल जो खां था उसको सीधा सीधा बीचे बीचे, एकदम बीच से ही, बीच से घोड़ा सहित काट दिए। कौन काट दिए? महाराणा प्रताप। इतना खतरनाक तलवार था इनके पास में। ध्यान रखिएगा, तो तलवार का वजन भी उठाते थे ना, ये ऐसा थोड़ा सा खतरनाक तलवार ही था, तलवार का वजन भी उठाना ये क्या करते थे? जानते थे। और इनका घोड़ा भी बहुत बढ़िया था, जिधर चाहते थे उधर जाता था, एकदम घोड़ा एकदम बहुत बढ़िया इनका घोड़ा था। अब उसमें हुआ ये ना कि हाथियों से भी युद्ध लड़ा जाता था, और हाथी के सूंड के सामने तलवार लगे हुए होते थे। हाथी के सूंड के सामने क्या लगे हुए होते थे? तलवार। तो इस महाराणा प्रताप ने क्या किया? महाराणा प्रताप का घोड़े का एक पैर जो है उस हाथी के सूंड में जो लगे तलवार से पैर कट गया। पैर कट गया तो घोड़ा हो गया घायल, और घोड़ा हो गया घायल तो उतना तेज तो भाग नहीं सकता है। और महाराणा प्रताप, आपको पता है, जब घोड़ा घायल हो जाता है तो राजा के जान पर भी आफत आ जाता है। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, अब ये महाराणा प्रताप को, घोड़ा को पता चल गया था, और महाराणा प्रताप को भी अनुभव हो गया था बिना घोड़ा के तो लड़ाई कर नहीं सकते। और चेतक ही है उसका, उनका घोड़ा जो महाराणा प्रताप को अच्छा युद्ध का लड़ने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण था घोड़ा। तब क्या किया? चेतक ही ऐसा घोड़ा था कि एक टांग कटा हुआ था, फिर भी
महाराणा प्रताप को उस युद्ध से बाहर निकाला। एक बड़ा सा नाला को क्या किया, उछल गया, पूरा नाला उछलने के बाद उधर गया, गिरकर कौन, बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, घोड़े की। लेकिन महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहां से निकाल कर लेकर चला आया। और हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम नहीं निकल पाया, ना कोई जीत पाया ना कोई हार पाया। और यहाँ पर ना कोई जीत पाया, लेकिन हकीम का सूर की मृत्यु हो गई इसमें, और महाराणा प्रताप वहाँ से निकल गए। और कुछ दिनों बाद फिर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और मृत्यु पर अकबर ने दुख व्यक्त किया था। ध्यान रखिएगा, अकबर ने क्या किया था, महाराणा प्रताप के मृत्यु पर दुख व्यक्त किया था। क्यों, क्योंकि अकबर को पता था कि एक अच्छे वीर योद्धा थे। कौन योद्धा थे, महाराणा प्रताप। अकबर के पास इतनी सेना होते हुए भी महाराणा प्रताप को वो नहीं हरा सका। ध्यान रखिएगा। तो यही वीर योद्धा जो होते हैं ना, उसकी दुश्मन भी तारीफ करते हैं। दुश्मन था ना, फिर भी तारीफ कर रहा था महाराणा प्रताप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में समझ लेते हैं। अब अकबर की धार्मिक नीति किसके कारण आई, जोधाबाई के कारण आई। 1562 में शादी हुआ और 1562 में ही दास प्रथा पर ये बार बार कौन, जोधाबाई इसको समझाती थी अकबर को कि देखिए ये गलत है, ये सही है। अकबर भी जोधाबाई की बात समझता था। तो यहाँ पर दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया। रोक कैसे लगा दिया गया, दास प्रथा क्या होता था, अकबर जो भी युद्ध करता था ना, और जो भी सामने वाला अगर राजा हार गया तो उसके पूरे परिवार समेत सबको क्या कर लिया जाता, नौकर चाकर सबको उठा लिया जाता था और पूरा परिवार समेत इसके दरबार में लाया जाता था और सबको दास बनाकर रखा जाता था। क्या बनाकर रखा जाता था, दास बनाकर रखा जाता था और उससे काम करवाया जाता था। तो ये बात किसको खराब लगा, जोधाबाई को खराब लगा। ये अकबर से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कोई युद्ध हारा है तो उसके परिवार को आप बंदी काहे बना रहे हैं। युद्ध हारा है, ठीक है, उसके परिवार को बंदी बनाकर आप दास बनाएंगे, दास का मतलब जीवन भर के लिए नौकर बनाएंगे, तो नहीं। तो फिर इस पर रोक लगा दिया गया। फिर तीर्थ यात्रा पर कर लगाता था कि तीर्थ यात्रा जो भी करेंगे कर लगाता था। तीर्थ यात्रा कर पर भी रोक लग गया। फिर यहाँ पर जजिया कर पर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जजिया कर पर भी क्या हुआ, 1564 में जजिया कर पर भी रोक लग गया। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।